हेलो एंड वेलकम। आज हमारा एक अनदर इम्पैक्टफुल सेशन है ऑफ आवर ग्लोबल रिसर्चर सीरीज। तो आज हमारे साथ आई एम वी आर ट्रूली ऑनर्ड टू वेलकम डॉक्टर सोनी जाहिद सिद्दीकी। इंस्पायरिंग पोस्ट डॉक्टर रिसर्चर स्कॉलर भी हैं, एजुकेशन रिसर्चर भी हैं। इनका काम जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में बुलिंग प्रिवेंशन है, इंक्लूडिंग लर्निंग एंड मेंटल हेल्थ। So thank you very much, Dr. Soni, for joining us. So first of all, my question about your career journey and your education as well. So हमें ज़रा थोड़ा सा ये सफ़र करवाएं स्टार्ट से, पाकिस्तान से कैसे आपने फिर शुरू किया, फिर जर्मनी में आई, पोस्ट डॉक का सफ़र है, बीच में स्टडी का है, सब कुछ थोड़ा सा इस हवाले से। एमफिल है आपका पाकिस्तान में, तो थोड़ा सा इसमें हमें इंसाइट्स दें, और वो कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स थे जो ऑडियंस के लिए हेल्पफुल होंगे कि जिनसे आप गुजरी और डेफिनेटली स्टेज पे पहुंची। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो टू एवरीवन एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स और अस्सलाम वालेकुम टू हमारे पाकिस्तानी दोस्त और जो लोग हमें पाकिस्तान से सुन रहे हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ आने का और मुझे मेरे तवसत से लोगों तक इस जर्नी को पहुँचाने का। मैं बेसिकली अगर मैं स्टार्ट करती हूँ बहुत पहले से, तो मैं साइंस की स्टूडेंट थी। मैंने प्री इंजीनियरिंग से जो है वो इंटरमीडिएट किया था, और जो मेरी फर्स्ट डिग्री थी वो फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में थी, जो मैंने कराची यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की थी। उसके बाद जो मेरा करियर स्टार्ट हुआ, वो पहला ही जो मेरा जॉब था वो यूनिवर्सिटी में था, और मैं एज अ कोऑपरेटिव टीचर कहते थे उस जमाने में, जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स होते हैं इक्विवेलेंट टू द लेक्चरर, वहां से मैंने ज्वाइन किया और मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगी। कुछ टाइम के बाद फिर मेरी शादी हो गई और आई हैड टू मूव टू द अनदर सिटी। फिर मैं वहां मूव हुई, लेकिन मेरा टीचिंग करियर चलता रहा। तो मैं बेसिकली साइंसेस पढ़ाती थी और केमिस्ट्री मेरा कमांड था, क्योंकि जो मेरी डिग्री थी वो अप्लाइड केमिस्ट्री में थी, तो मेरा केमिस्ट्री पे बहुत अच्छा कमांड था। तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाती थी ज्यादातर। बट इन द मीन टाइम आपको याद होगा कि 2000s में जो है और 2009-10 के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड चल रहा था कि टीचर्स के पास जो है वो एक एडिशनल डिग्री भी होनी चाहिए, जो कि बैचलर्स इन एजुकेशन है। तो फिर मैंने ये सोचा कि फिर अगर हम पढ़ा ही रहे हैं और इस फील्ड में आ ही गए हैं, तो फिर मैंने फिर बैचलर्स इन ऑफ एजुकेशन किया सिंध यूनिवर्सिटी से। और फिर मेरा थोड़ा सा करियर ब्रेक आया, क्योंकि फिर मेरे बच्चे हो गए और मैं थोड़ा सा अपने बच्चों की तरफ बिजी हो गई, और 2-3 साल आई वाज जस्ट टेकिंग केयर ऑफ देम। मैं फिर कुछ भी नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ अपने बच्चे देख रही थी। फिर जब मेरे बच्चे स्कूल जाने लगे, देन आई रिज्यूम माई करियर, और मैं एज अ ओ लेवल्स टीचर जो है वो कराची में एक बहुत फेमस कॉन्वेंट स्कूल है, वहां से मैंने फिर अपना टीचिंग जर्नी वापस स्टार्ट किया। और 1-2 साल गुजरने के बाद फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि इफ़ यू वांट टू परस्यू योर स्टडी यू कैन कंटिन्यू नाउ। बच्चे बड़े हो गए, अब स्कूल जाने लग गए हैं, तुम्हारा टीचिंग भी करियर वापस स्टार्ट हो गया। तो फिर मैंने एमएड किया 2016 में। और जब स्टार्ट हुई तो मैंने कहा चलें फिर एक और भी कर लेते हैं। फिर एमफिल किया मैंने इकरा यूनिवर्सिटी से। और इकरा यूनिवर्सिटी में एमफिल करने के बाद एंड आई रियलाइज दैट आई एम गुड इन रिसर्च। मुझे ऐसा फील होने लगा कि मुझे ये चीज़ अच्छी भी लगती है, मुझे मुश्किल नहीं लगती है रिसर्च करना। ऑल्दो रिसर्च का हर किसी के पास नहीं होता, बहुत रीडिंग करनी होती है, बहुत कुछ देखना होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एमफिल और पीएचडी अगर कर भी रहे होते हैं, तो दे एक्चुअली डोंट वांट टू डू द रिसर्च, दे जस्ट वांट टू हैव अ some next level in their teaching career or whatever the career they have chosen. तो लेकिन मुझे ये था कि I was doing research because of the research, because I like it. फिर हुआ ये कि फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो ट्राई करते हैं अब्रॉड और फिर मैंने स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे स्कॉलरशिप मिल गई, और 2021 में मैं पीएचडी करने के लिए जर्मनी आ गई। और जर्मनी में जैसे ही मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई तो मुझे पोस्ट डॉक ऑफर हो गई, और अब मैं एज अ पोस्ट डॉक फेलो जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ वुपेटॉल में जॉब कर रही हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपने बड़ा इंस्पायरिंग, और स्पेशली जो माएँ हैं खास तौर पे उनके लिए है कि भी आपने ब्रेक और उसके बाद फिर बच्चों को बड़ा किया, फिर स्टार्ट किया। वेरी वेरी डिफिकल्ट, आई थिंक सो, और रियली इंस्पायरिंग। और इसमें एक चीज़ आपने बताई कि देखें, आपको लगा एमफिल के दौरान कि मैं रिसर्चर हूँ, और आप ये जो लगा है हर एक को नहीं लगता, ये मतलब बड़ा टाइम लग जाता है। आप कुछ इंसाइट्स देंगी कि कोई अर्ली स्टार्ट के ऊपर ही अगर ये किसी को लग जाए, ताकि उसको हेल्प मिल जाए और वो जल्दी इन चीज़ों को, स्टेज को क्रॉस कर ले, इस हवाले से कोई इंसाइट्स प्लीज। एक तो ये था कि जब मैंने अपने रिसर्च पेपर्स लिखना शुरू किए, क्योंकि एज अ एमफिल और स्कॉलर हमारा एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होता था फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस का जो कोर्स था, और जो क्वालिटेटिव एनालिसिस का कोर्स था, कि हमें एक रिसर्च पेपर लिखना होता था। इट वाज मैंडेटरी। और जब हम रिसर्च शुरू करते हैं तो हमें बहुत सारे सवाल नजर आने शुरू हो जाते हैं, जो कभी शायद हम सोचते भी नहीं है उस बारे में, लेकिन व्हेन वी स्टार्टेड स्टडिंग तब हमें समझ आना शुरू होता है कि
किस तरह जो है वो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो दे आर स्टिल अनआंसर्ड, और शायद हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरा जो पहला रिसर्च पेपर था वही इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में पब्लिश हुआ था, और उसके बाद जैसे कहते हैं ना, बहुत धूम मच गई थी कि अभी तुम फिल कर रही हो, तुमने तुम्हारा पहला पेपर पब्लिश हुआ है। और दिस पेपर वाज बेसिकली अबाउट द पेरेंटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द एग्रेशन लेवल ऑफ द चिल्ड्रन। मैं उस जमाने में क्योंकि पढ़ा भी रही थी और मैं ओ लेवल्स को एडोलेसेंट ग्रुप को देख रही थी, तो मुझे बड़ा फील होता था समटाइम्स जब मैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग के साथ मिलती थी कि अगर हम किसी बच्चे की शिकायत के लिए उनको पेरेंट को बुलाते हैं, तो हमें ऐसा फील होता था कि बच्चे से ज्यादा तो पेरेंट को काउंसलिंग की जरूरत है। और मुझे ऐसा हमेशा फील होता था कि पेरेंटिंग बहुत इन्फ्लुएंस करती है आपके बच्चे की नेचर को शेप करने के लिए। लेकिन उसके लिए उस कॉन्टेक्स्ट में उस टाइम में पाकिस्तान में इतनी स्टडीज नहीं थी। तो फिर मैंने पहले अपनी स्टडी कंडक्ट की थी कि जिसमें मैं पेरेंटिंग इन्फ्लुएंस लिखना चाह रही थी बच्चों के एग्रेशन के ऊपर, और पेरेंटिंग जो करियर्स होते हैं उसको भी मैं चेक करी थी। और वो पेपर माशाल्लाह से पहला ही पेपर मेरा जो है वो रिसर्च इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में पब्लिश हुआ। फिर मुझे टीचर से मुझे कहा कि सुनी यूर गुड इन दैट, तो मैं तुम्हें देखा है तो जिसका तुम एनालाइज करती हो चीज़ों को, और क्वांटिटेटिव स्किल्स मेरे अच्छे हो गए थे क्वांटिटेटिव के कोर्सेज वगैरह पढ़ के। एसपीएसएस पे मुझे आहिस्ता आहिस्ता कमांड आनी शुरू हो गई थी। और फिर मुझे मेरे टीचर्स ने भी थोड़ा सा पुश किया, मेरे हस्बैंड ने भी थोड़ा सा पुश किया। माय हस्बैंड इज ऑल्सो पीएचडी डॉक्टर। ये अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम दोनों एक ही रिसर्च बैकग्राउंड से हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को बहुत समझ भी रहे होते हैं। और ये एक मेरे करियर का मुझे बहुत फील होता है कि मैं इस लेवल पर अगर आई हूँ, तो उसकी एक बहुत बड़ी रीजन ये भी है कि मेरे हस्बैंड भी इसी सिमिलर, लाइक ही इज नॉट एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट, लेकिन वो भी रिसर्च से ही उनका ताल्लुक रहा है। तो वो पुश करने लगे कि तुम ट्राई करो आगे। और फिर उसके बाद यही था कि मैं और पब्लिकेशंस करने लग गई, और पब्लिकेशंस करते करते फिर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, और एट द एंड आई आई सिक्योर्ड इट एंड आई केम टू जर्मनी। अच्छा। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी एनालिसिस बहुत अच्छी है, और आपको लगता है कि यू आर केपेबल इनफ टू डू द क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और आप अच्छे से इंटरप्रिटेशंस कर सकते हो, और आप समझ रहे हो कि वो प्रॉब्लम क्या है और उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, तो मेरा ख्याल है फिर आपको रिसर्च की फील्ड में आ जाना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन। वेरी नाइस। इसके अंदर कुछ ये भी कोई इंसाइट मिल सकती है, जिस तरह आपने शुरू में आपने बचपन से जो सब्जेक्ट पढ़े और आपने देखा कि इस सब्जेक्ट में मेरी कमांड आ रही है, यानी मैं आपको कह रहा हूँ कि गोइंग बैकवर्ड, यानी कनेक्टिंग डॉट्स बैकवर्ड, स्टीव ओके। जॉब्स जिस तरह कहते हैं एप्पल वाले। तो हाँ आप हाँ। इसमें कोई आपको कुछ इंसाइट मिलती है कि जो आपको एमफिल में जाके समझ आई वो चीज़ें कनेक्टिंग बैक यस। करती हैं, तो कोई सब्जेक्ट आपके थे जो कि इससे थोड़ी आम बच्चों को हेल्प मिल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपको बताया मैंने प्री इंजीनियरिंग से जो है वो इंटरमीडिएट किया था, और उसके बाद में मैं टेक्नोलॉजी की कोर्सेज कर रही थी जिसमें मैं ग्रेजुएशन तक मैथमेटिक्स पढ़ रही थी। मुझे ये बात याद है कि जब तक मैं इंटर और ग्रेजुएशन कर रही थी, व्हेन आई वाज डूइंग माय फर्स्ट डिग्री, तो मुझे इंटीग्रेशंस और डिफरेंशिएशंस का मकसद समझ नहीं आता था कि इंटीग्रेशन कैसे की जाती है, डिफरेंशिएशन कैसे की जाती है, स्टैट्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बायनॉमियल्स थ्योरम होते हैं। मुझे कभी लाइफ में समझ नहीं आता था कि आखिर इनका एप्लीकेशन लाइफ में है कहाँ पे। लेकिन मैंने आई स्टार्टेड विद क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री, और जब मैंने स्टैट्स को और ज्यादा डिटेल में पढ़ा, फिर मुझे समझ आने लगी चीजें कि मैट्रिक्स हम क्यों बनाते हैं, या अगर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो उसका क्या मतलब होता है। और ये चीजें वहाँ स्टैट्स में आपकी रिसर्च में क्वांटिटेटिव में आपको बहुत काम आती है। तो जब तक मैंने एमफिल स्टार्ट नहीं किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता था कि आई विल बी एबल टू डू द रिसर्च। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज एमफिल मैंने इसलिए स्टार्ट किया था कि मेरे हस्बैंड ने कहा कर लो तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। और ऐसा मेरा अपना कोई वो ऐसा बहुत पुश नहीं था एमफिल के लिए, और मैंने कहा मैं एक अच्छी जॉब में ऑलरेडी हूँ, मैं ओ लेवल्स को पढ़ा रही हूँ और मेरे लिए सफिशिएंट है, एमफिल में ना भी करूँ तो दैट्स नॉट रिक्वायर्ड, और दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प मी टू बिल्ड माई करियर इन इन द फील्ड वेयर आई वाज वर्किंग। लेकिन ये था कि उन्होंने कहा कर लो। और फिर मुझे बहुत सारी चीजें जब मैंने देखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, जब आप ज्यादा पढ़ते हो तो आपकी इनसाइट्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। एक चीज जो थी, जो मेरा मास्टर्स का जो सॉरी एमफिल का जो मेरा थीसिस था, वो बेसिकली टेक्नोलॉजी के इन्वॉल्वमेंट पे ही था ज्यादा, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी से थोड़ा बहुत कनेक्टेड थी, मेरी फर्स्ट डिग्री उसी में ही थी और पढ़ा भी मैं साइंसेज ही रही थी। तो जो मेरी एमफिल का जो रिसर्च प्रोजेक्ट था वो यही था कि हम लैंग्वेज मैनेजमेंट सिस्टम्स को किस तरह इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने स्कूल की ट्रेडिशनल सिस्टम्स के साथ, और उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो मेरी जो पहली रिसर्च थी, नॉट द फर्स्ट रिसर्च बट इट वाज माय एमफिल थीसिस रिसर्च, वो इसी पे थी, और उसको मैंने सक्सेसफुली प्रूवन किया था थ्रू 3 डिफरेंट साइकोलॉजिकल थ्योरीज के हम अगर टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते हैं सही तरीके से, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बूस्ट अप नॉट ओनली द academics ऑफ द चिल्ड्रन बट ऑल्सो देयर साइकोलॉजिकल नीड्स उनकी इंप्रूव हो जाती है, उनका मोटिवेशन इंप्रूव हो जाता है, और कुछ और कॉन्सेप्ट थे जो मैंने वहाँ पे डिस्कस किए थे। तो मुझे बहुत फायदा हुआ। मैं पर्सनली समझती हूँ कि मैं साइंसेज की स्टूडेंट थी, उसने मुझे स्टैट्स समझने में बहुत आसानी रखी, क्वांटिटेटिव मुझे बहुत जल्दी समझ आने लगा,
एंड द सेम टाइम मैं दूसरों को देखती थी वो बहुत स्ट्रगल करते थे एसपीएसएस को, उनको कमांड समझ नहीं आती थी, इंटरप्रिटेशंस करना समझ नहीं आती थी। लेकिन मुझे लगा कि मेरा साइंस बैकग्राउंड और मैथमेटिक्स, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन तक वैसे ही पढ़ा था, तो इट एक्चुअली हेल्प मी अलॉट इन अंडरस्टैंडिंग द क्वांटिटेटिव। अभी भी अगर आप देखेंगे तो क्वालिटेटिव भी मैं काम करती हूँ, लेकिन मेरा ज्यादा इंटरेस्ट क्वांटिटेटिव पे ही होता है। मैं क्वांटिटेटिव रिसर्चर खुद को ज्यादा बेहतर समझती हूँ एज कम्पेयर टू क्वालिटेटिव रिसर्चर। वेरी नाइस। और इसमें आपने ओ लेवल का जिक्र किया है। कुछ लोग नॉन ओ लेवल बाकी एफएससी मैट्रिक करते हैं। खास थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, आप ज्यादा उस पाकिस्तानी सोसाइटी को जानती हैं। ओ लेवल ये फिर आगे फ्यूचर बायर अब्रोड, थोड़ा सा इस पे एनालिसिस कर दें प्लीज। देखिए, अब मैं खुद जो हूँ, मैंने अपना मैट्रिक और इंटरमीडिएट जो है वो पाकिस्तानी बोर्ड से किया था। मैट्रिक मैंने फेडरल बोर्ड से किया है और इंटरमीडिएट मैंने जो है वो सिंध बोर्ड से किया है। और मैं पढ़ाती ओ लेवल्स को रही थी, अभी भी मैं ओ लेवल्स को जो है एज अ साइड जॉब आप कह सकते हैं कि मैं उनको प्रिपेयर करती हूँ फॉर देयर ओ लेवल एग्जाम, जिनको मसले हो रहे होते हैं डिफरेंट टॉपिक्स में। डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस है। एक तो लेवल ओ लेवल्स का अगर आप देखेंगे, कोर्स का कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, तो हम जो टॉपिक्स इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं वो बच्चे ग्रेड 10 के इक्वलेंट ओ लेवल्स में पढ़े होते हैं। सेकेंडली, हमारा थोड़ा सा रोटा मेमोरी मेमोराइजेशन पे ज्यादा फोकस होता है। ओ लेवल्स में हमने देखा है कि कभी भी क्वेश्चंस इस तरह नहीं होते कि कौन से साल में कौन सी इन्वेंशन हो गई या फलां जो साइंटिस्ट है उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री आप बताएं, जिसपे हम ज्यादा देख रहे होते हैं। हमें सारे साइंटिस्ट के नाम पता होता है कि इन्होंने कौन सी इन्वेंशन की थी, लेकिन उनकी इन्वेंशन के बाद एप्लीकेशन पे हम ज्यादा बात नहीं करते। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ओ लेवल्स में शायद बच्चों को नहीं पता होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट किसने किया था, हमें पता होगा। लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस की एप्लीकेशन कहाँ पे है वो उनको पता है। उनको पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत क्रिटिकली जो है वो अब कह सकते हैं एनालाइज करने होते हैं अगर आप ओ लेवल्स के एग्जाम्स को क्लियर करना चाह रहे हैं। रोटा लर्निंग बिल्कुल वहां नहीं चलती। प्रैक्टिस बहुत होती है। अब जितना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को, वो उससे ज्यादा फायदा होगा। ओ लेवल्स का एक प्लस पॉइंट और भी है कि बच्चों की लैंग्वेज स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं ओ लेवल्स में, क्योंकि वो इंग्लिश बहुत एक्सटेंडेड लेवल की पढ़े होते हैं। और मैं रिकमेंड करती हूँ कि जो लोग माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज आई नो ओ लेवल्स इज एट द सेम टाइम वेरी एक्सपेंसिव, और अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो अपने बच्चों को ओ लेवल्स में डालें। लेकिन ओ लेवल्स में ज्यादातर बच्चे जो मैंने देखे हैं, क्योंकि मैं एक इलीट स्कूल में पढ़ाती थी, तो ज्यादातर बच्चे ओ लेवल्स के बाद जो है वो अब्रॉड ही जाते थे ए लेवल्स करके, और फिर देन मोस्ट ऑफ देम वर अब्रॉड। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ जर्मनी में भी हैं जिनसे मैं कभी कभी चिट चैट कर लेती हूँ। तो ये है कि ओ लेवल्स डेफिनेटली इट्स बेटर इन टर्म्स ऑफ इफ यू आर प्लानिंग योर करियर इन अब्रॉड एंड इफ इट इज अफोर्डेबल फॉर यू। एक चीज और जो मैंने देखी है कि मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि हमारा इंटरमीडिएट बोर्ड बहुत खराब है, क्योंकि मैं खुद वहां से आई हूँ और मैंने बहुत टॉपर्स देखे हैं। यहाँ पे भी मैंने बहुत सक्सेसफुल लोग देखे हैं जो इंटरमीडिएट बैकग्राउंड से हैं, लेकिन उनको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है जब वो यूनिवर्सिटीज में आते हैं। अपना क्रिटिकल एनालिसिस को बेहतर करने के लिए अपने लैंग्वेज स्किल्स पे उनको बहुत काम करना पड़ता है। ये कि उनकी जर्नी थोड़ी सी टफ बाद में ज्यादा होती है, ओ लेवल्स पर उनकी थोड़ी सी पहले ही ज्यादा वो पॉलिश हो जाते हैं। लेकिन ये कि मैं जैसे अपने बच्चे में अगर, अब तो मेरे बच्चे जर्मन सिस्टम में हैं, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान में होती तो मैं उनको ओ लेवल्स में ही करवाती। मैं उनको इंटरमीडिएट या जो ये मैट्रिक बोर्ड है उसमें नहीं डालती। मेरी प्रेफरेंसेस यही हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और इसके अंदर कुछ मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, उनके अपने बच्चों को कहते हैं कि भाई हम ओ लेवल करवाएंगे, अगर मास्टर मेडिकल करवाना है आगे एमबीबीएस, तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते, कुछ नंबरों से रह जाएंगे, ये तो हम कंप्यूटर साइंस रखवा लेते हैं, उसमें मेडिकल में नहीं लेके जा। थोड़ा सा इस पे एनालिसिस करें कि बच्चों को डिसीजन मेकिंग में मतलब किस तरह पेरेंट्स पेरेंट्स का जो रोल है उसमें उनकी आगे फील्ड को सिलेक्शन में। देखिए, मुझे लगता है कि बच्चों को आप हमेशा ओपन हैंड दें, क्योंकि बच्चे जो है वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। ओ लेवल्स में मुझे याद है कि जब मैं वहाँ पढ़ा रही होती थी, और इनफैक्ट यहाँ जर्मनी में भी इनकी करियर काउंसलिंग के बहुत सेशंस होते हैं, मेरे बच्चों के भी होते हैं यहाँ पे। और उनको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में एक एक दिन की ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जाता है। उससे वो खुद ही एनालाइज कर रहे होते हैं कि हम इसमें अच्छे हैं और हम इसमें अच्छे नहीं हैं। अनफॉर्चुनेट है ये बहुत चीज़ कि हमारे पास पाकिस्तान में मसला ये है कि हमारे पास एक तो बहुत लिमिटेड फील्ड्स हैं, और उन लिमिटेड फील्ड्स में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जैसे मेडिकल साइंसेज है और इंजीनियरिंग है, और इवेंचुअली जो एक मेन टारगेट होता है वो यही होता है कि हमारा बच्चा एक अच्छी डिग्री करके एक अच्छी इंस्टीट्यूट से बाहर पास आउट होकर एक अच्छी जगह जॉब करे, ताकि वो अच्छा कमा सके, वो अपना अच्छा जो है वो अर्निंग कर सके। लेकिन ये है कि हमारे पास एक तो करियर्स बहुत कम है। बहुत सारे ऐसे करियर्स हैं जो कि नहीं अच्छे समझे जाते, हालांकि वो करियर्स यहाँ पे बहुत रिस्पेक्टेबल हैं। जैसे शेफ हो गया, शेफ वो कहते हैं कि मर्द शेफ नहीं हो सकता, एक बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। और यहाँ शेफ जितना कमाते हैं, मुझे तो लगता है हम रिसर्चर से भी ज्यादा ही शेफ कमा रहे होते हैं। तो ये है कि ये थोड़ी सी चीजें हमें डिस्कस करनी चाहिए, और अकॉर्डिंगली फिर डिसाइड बच्चों को ओपन ऑप्शन देना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं अपने करियर में, और उनको प्रोज एंड कॉन्स आप बताएं। मैं समझ सकती हूँ कि जब हम अगर पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी एजुकेशन, तो आप उनको बताएं कि आप
आपके पास ये ऑप्शंस हैं, हम ये चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप करें। लेकिन ये है कि हम इस वजह से हमारे पर बहुत प्रेशर होता है, इंटरमीडिएट में इतने अच्छे मार्क्स लेने होते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटीज लिमिटेड है। और आई रिमेंबर दैट आई हैव बीन थ्रू दिस। ए स्टार्स या A1 ग्रेड लेना है ताकि हम एनईडी में जा सके या किसी अच्छी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जा सके। ये प्रेशर होता है, लेकिन अगर आप प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हैं और बच्चे का इंटरेस्ट वहां पर है, तो मैं पेरेंट्स को ये रिकमेंड करूंगी कि आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर ले। ये भी इन्वेस्टमेंट ही है बच्चों की एजुकेशन पे, और उनको वो करने दें जो वो करना चाह रहे हैं, और उनको सपोर्ट करें। अच्छा, इसमें दैट्स वेरी नाइस। और उसके अंदर अब हम नेक्स्ट चलते हैं उसमें। ये आपकी मोटिवेशन सुहांजना इंटरवेंशन है, समथिंग लाइक दैट, जिसमें आपने यस, यस। व्हाट वाज द मोटिवेटेड यू टू डेवलप पाकिस्तान's फर्स्ट यस, कंस्ट्रक्चुलाइज्ड कॉन्टेक्चुअलाइज्ड इंटरवेंशन। एंटी बुलिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स। या एंटी बुलिंग प्रोग्राम्स। देखिए, मैं ऐसे बता चुकी, मैं ऑलरेडी बहुत टाइम से पढ़ा रही थी, और ये इस तरह के एंटी बुलिंग केसेस तो हमारे यहाँ एक फ्रिक्वेंटली होता ही था। जो बच्चा थोड़ा सा ज्यादा जो है वो बेहतर है पढ़ाई में, तो उसका एटीट्यूड भी वैसे ही होगा। फिर जो थोड़े वीक है उनको तंग करेंगे। अगर कोई दिखने में इतने अच्छे नहीं है उनको तंग करेंगे। अगर वो इतनी इतनी माइनॉरिटी से हैं, जैसे हमारे पास मकरान से बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, तो उन बेचारों की शामत होती थी। अगर वो इंग्लिश अच्छी नहीं बोलते तो उस पे भी उन बेचारों का बहुत अच्छा खासा जो है वो क्लास होती थी। तो इस तरह के केसेस मैं बहुत टाइम से अपने इंस्टीट्यूट में देख भी रही थी। उसके बाद जब ये टेक्नोलॉजी आई तो हमने साइबर बुलिंग को भी बढ़ते हुए बहुत देखा कि वीडियोस लीक हो जाती थी, स्टूडेंट्स कहीं बाहर मिलते थे, वहां कोई कुछ कर रहा था, वो वीडियो लीक हो गई, अब वो वीडियो पूरे स्कूल में इस तरह फिर रही है जैसे वो वायरल हो गई है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें मैं देख रही थी कि हो रही थी। और जब मैं पाकिस्तान में थी तो आई रियली वांटेड टू हैव सम ट्रेनिंग सेशंस। हमारे ट्रेनिंग सेशंस भी होते थे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे। लेकिन उस जमाने में जब मैं यहाँ आने का प्लान करी थी, आई एम टॉकिंग अबाउट 2015, 16, 17, तो ज्यादातर ट्रेनिंग्स इस तरह होती थी कि किस तरह आप जो है वो LMS को इंट्रोड्यूस करें अपनी क्लास में, टेक्नोलॉजी को कैसे इंट्रोड्यूस करें, और इस तरह की सेल्फ एफिकेसी कैसे बढ़ा सकते हैं, पेडागोजी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू द बिहेवियरल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, मुझे ट्रेनिंग्स नहीं मिलती थी। तो मेरा एक रिसर्च क्वेश्चन ये था जब मैं स्टार्ट किया, तो मैंने पाकिस्तान में जितने भी बहुत सारे ट्रेनर्स थे, लेकिन इत्तेफाक से उन दिनों में कोरोना आ गया था, तो मैं जितना मैं चाह रही थी लोगों से कांटेक्ट में, मैं आ नहीं पाई। लेकिन मेरे 15-16 ऐसे ट्रेनर्स जो डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में जो है वो टीचर्स को ट्रेन करते थे, उनसे मैंने इंटरव्यूज लिए। और मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने कभी कोई ऐसी ट्रेनिंग देखी है या करवाई है जिसमें आप टीचर्स को ये ट्रेन करें कि आपके अपने बच्चों की बिहेवियरल डेवलपमेंट में आप कैसे काम करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट फाइंड, नॉट अ सिंगल वन। एक भी नहीं मिली मुझे। फिर मुझे फील हुआ कि नहीं, पाकिस्तान में जो है अभी जो फोकस ज्यादा चल रहा है वो इस पे चल रहा है कि बच्चे की इंग्लिश कैसे इंप्रूव करवा दे, बच्चे की मार्क्स कैसे इंप्रूव करवा दे, टीचर टेक्नोलॉजी को कैसे बेहतर यूज कर सकता है। लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू द बिहेवियरल डेवलपमेंट, ये एरिया जो है वो बहुत ज्यादा इग्नोर्ड है। तो फिर मैंने ये सोचा कि चलें कुछ बनाते हैं, कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो जो मैंने प्रपोजल बनाया था वो बेसिकली बुलिंग पे नहीं था, क्योंकि मैं बुलिंग टर्म से भी ज्यादा वाकिफ नहीं थी। मैं ज्यादा टर्म यूज करती थी एग्रेशन या एंटी सोशल बिहेवियर्स। और जो मेरा पहला प्रपोजल था जिसके बेसिस पे मुझे एडमिशन हुआ था, वो बेसिकली यही था कि हम टेक्नोलॉजी को इस तरह तो यूज करते हैं कि बच्चे के मार्क्स अच्छे हो जाएं, वो ज्यादा मोटिवेटेड हो जाए, उसकी समझ, उसको चीजें ज्यादा आने लगे। लेकिन हम टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं कि उसका बिहेवियर भी इंप्रूव हो। तो मैंने उस तरह का एक प्रोजेक्ट बना के अपनी सुपरवाइजर को भेजा। उसको समझ आ गई कि मैं क्या करना चाह रही हूँ। दो आई वॉज वेरी वेग एट दैट टाइम, मुझे क्लियर नहीं था कि मैं क्या करना चाह रही हूँ। लेकिन उसको कुछ समझ आ गई कि ये कुछ हिट किया उसको, तो उसने फिर मुझे कॉल किया और बुलाया। और फिर उसने मुझे फर्दर क्लेरिफाई किया कि अब देखो, एग्रेशन बहुत तरह का होता है। मैं और वो खुद बुलिंग एक्सपर्ट है। मैं वैसे बहुत लकी रही हूँ कि जो मेरी सुपरवाइजर है, शी वॉज इन टॉप 10 इन द वर्ल्ड इन साइबर बुलिंग, एज ए साइबर बुलिंग रिसर्चर, और जर्मनी में भी वो टॉप 3 में है। तो मैं बहुत लकी हूँ कि उसने मुझे मौका दिया अपने साथ काम करने का। उसने मुझे सारी चीजें क्लियर की और फिर मुझे समझ आया कि मैं बुलिंग और साइबर बुलिंग पे काम करना चाह रही हूँ। और फिर वहां से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ। यहाँ पे तो बहुत सारी इंटरवेंशंस ऑलरेडी बन चुकी थी, लेकिन मुझे एक चीज फील होती थी जो मैं पढ़ चुकी थी ऑलरेडी, कि कुछ लोगों ने कोशिश की थी कि इंटरवेंशन, जो इंटरनेशनल इंटरवेंशन है, उनको पाकिस्तान में अप्लाई किया जाए। लेकिन वो उन्होंने बहुत रोबस्ट रिजल्ट्स नहीं दिए। थोड़ी चीजें इंप्रूव हुई, लेकिन वो बहुत, एक तो सस्टेनेबिलिटी नहीं थी उन रिजल्ट्स में। एक सेमेस्टर में मे बी उन्होंने देखा कि बिहेवियर इंप्रूव हुआ, अगले सेमेस्टर में फिर वही ड्रॉप हो गया। फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि मसला ये कि ये कॉन्टेक्सचुअलाइज नहीं है। एक तो ये हमारी जबान में नहीं है, सेकेंडली कि हमारे कल्चर को नहीं समझती, हमारे इस्लाम के जो रूल्स हैं उनको नहीं समझती। तो मैंने अपनी इंटरवेंशन में बहुत कोशिश की कि मैं जो है वो कुरान और हदीस के रेफरेंसेस दूं, जो मैंने इंटरवेंशन में अपने मैनुअल्स में दिए। सूरह हुजरात से मैंने बहुत हेल्प ली, सूरह बकरा से मैंने वर्सेस निकाले, उसके अलावा अहादीस मैंने बहुत कोट की। और मुझे ये लगा कि जब हम एक चीज कॉन्टेक्चुअलाइज कर रहे हैं तो उसको हम फिर रिलीजन के साथ भी कनेक्ट करें। तो वो
कुछ सक्सेसफुल हुई है, कुछ और अभी मैं उस पर काम कर रही हूँ। पहले उस पे लेवल पे तो पार्शली सक्सेसफुल रही, लेकिन अभी हम उसको री इम्प्लीमेंट कर रहे हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, और देख रहे हैं कि किस तरह इसको फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इसको तो ये मेरा अप्लाई करना है किड्स के हवाले से, आप कोई एडवाइस देना चाहें कि भाई जो बच्चे हैं वो इसको मतलब किस तरह यानी उनको कैसे पता चलेगा उनके साथ ये हो रहा है सब कुछ, और फिर उसको टैकल कैसे करें, और पेरेंट्स जो है उस लेवल पे कैसे हो सकता है कुछ। इसमें भी बहुत अच्छी एक बात देखा है मैंने हमेशा से कि पाकिस्तान में थोड़ा सा ये वाला एटीट्यूड बहुत है, इग्नोरेंस इज द बेस्ट पनिशमेंट, बहुत हम कॉमनली यूज करते हैं, इग्नोर कर दो बच्चा, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं खुद ही छोड़ देगा। बुलिंग का प्रॉब्लम ये होता है, अगर आप साइकोलॉजी इसकी अगर ज्यादा इसको पढ़े तो आपको पता चलेगा कि अगर आपने बुलिंग को पहले ही मरहले पे नहीं रोका तो वो हमेशा बढ़ेगी भी, नॉट ओनली द इंटेंसिटी बट द फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज। अगर एक बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे को महीने में एक बार बुली करेगा, और उस बच्चे ने जो विक्टिम है उसने इसको इग्नोर किया और बोला कि नहीं कुछ नहीं है, हो जाएगा, खुद ही ठीक हो जाएगा, मैं इग्नोर करूंगा तो कुछ नहीं, अगली दफा उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। अब वो हो सकता है कि 2 हफ्ते में उसको तंग करने लगे, और इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। मे बी इनिशियली ही वॉज ओनली वर्बली बुलिंग, वो उसे कुछ गलत नामों से उसको कॉल कर रहा था, लेकिन आगे हो सकता है कि वो फिजिकल होना शुरू हो जाए, क्योंकि वो ये देख रहा है कि अगला वाला जो है ना वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इट्स बेसिकली अ पावर गेम। जो बुलिंग का एक कॉन्सेप्ट ही यही है कि जो सुपीरियर समझता है खुद को, जो समझता है कि मैं ज्यादा पावरफुल हूँ, वो हमेशा दबाता है उसको जो कि लेस पावरफुल है। और जब उसको ये बात समझ आ गई कि अगला वाला रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, इसका मतलब है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई बच्चा शिकायत लेकर आता है पेरेंट्स के पास या टीचर के पास, तो उसको इग्नोर नहीं करना, आपको उसको फौरन फौरन उस बच्चे को बुलाना है जिसकी शिकायत आई है, और उसे बात करनी है। ये सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड इंपॉर्टेंट ये चीज भी है कि जो बच्चा विक्टिमाइज हो रहा है उसको पता होना चाहिए कि मुझे असर्टिवली सिचुएशन को हैंडल करना है। मैंने इसको इग्नोर नहीं करना, मैंने उस पर जो है वो ओवर रिएक्ट भी नहीं करना। ऐसा नहीं है कि अगर उसने मुझे गलत अल्फाज के साथ कॉल किया तो मैं भी उसके साथ गलत अल्फाज के साथ जो है उसको रिस्पॉन्ड करूं, क्योंकि वो भी सिचुएशन को बुरा ही करेगा। बेहतर है कि आप उसके साथ जो है वो खुल के बात करें कि ये वाला जो आपका बिहेवियर है वो बिल्कुल टॉलरेबल नहीं है, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैं बर्दाश्त करता रहूंगा। आई एम गोइंग टू कॉल द टीचर, आई एम गोइंग टू कॉल द पेरेंट, एंड देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज। तो जब बुली को पता चल जाएगा कि अगला वाला जो है वो स्टैंड ले सकता है अपने लिए, वो खुद ही अपने कदम पीछे करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है कि हमारे यहाँ जो है वो थोड़ा सा इग्नोरेंस एज ए बेस्ट पनिशमेंट पे बहुत काम होता है कि बस इग्नोर कर दो, चीजें खुद ही सही हो जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, बुली के मामले में ऐसा नहीं होता। और सबसे बड़ा मसला ये भी है कि जो यही बच्चे जो स्कूल में बुली कर रहे होते हैं, वही बच्चे बाद में जाके वर्क प्लेस बुलिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं। और जो बच्चे विक्टिमाइज हो रहे होते हैं वही बच्चे कभी स्टैंड लेना सीखते नहीं है। वो अपनी वर्क प्लेस में, अपनी मैरिटल लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में वो बेचारे हमेशा ही विक्टिम रहते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्कूल के ही जमाने से शुरू हो जाए, कि बच्चों को सिखाया जाए कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, आपको कोई आके पूरी जिंदगी मदद नहीं करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये हमें सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस नहीं करना चाहिए, बच्चों की हॉलिस्टिक ग्रोथ के ऊपर, बच्चों की जो बिहेवियरल इंप्रूवमेंट है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना चाहिए। दैट शुड बी द पार्ट ऑफ द करिकुलम ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो ये तो स्कूल ये कैसे फिर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये जो आपने ये इनिशिएटिव भी है, और ये स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, करंट सिचुएशन पाकिस्तान की क्या है, और बिल्कुल। मैंने एक्चुअली मसला ये कि अब जो मेरा पोस्ट डॉक है वो अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, मैं स्पेशल एजुकेशन की साइड पे ज़्यादा चली गई हूँ। लेकिन अब तक मैंने जो है वो 23 स्कूल्स में ये ट्रेनिंग कंप्लीट करवा चुकी हूँ पाकिस्तान में। उसमें से जो है वो 5 स्कूल कराची से थे, और 17 स्कूल मेरे पास गिलगित बल्तिस्तान से थे, और एक स्कूल मेरे पास मानसेरा से था। और उसके लिए हमने ये किया था कि जो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं, मैंने उनके साथ कांटेक्ट किया था कि हम एक कोलैबोरेटिव काम करना चाह रहे हैं, और इट वॉज फ्री ऑफ कॉस्ट, हमने कोई इसके लिए पैसे चार्ज नहीं किए। और उस पर फिर यही था कि एक इंस्टीट्यूट से चार्ज किए थे बट एक से नहीं किए थे, क्योंकि वो मुझे लग रहा था कि वो लोग जो है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे काम कर रहे हैं और वो पब्लिक स्कूल्स के साथ काम कर रहे हैं। तो वी फेल्ट लाइक दैट इट्स नॉट गुड कि हम उनको चार्ज करें, वो ऑलरेडी अपनी अपनी तरफ से जो है वो उनको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हुआ ये कि उनके साथ हमने कांटेक्ट किया। फिर उन्होंने इंस्टीट्यूट्स के जो है वो हमारे सारे ब्रोशर्स वगैरह भेजे कि हम ये ट्रेनिंग करवाना चाह रहे हैं, और इंसेंटिव ये था कि आप इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करें, इसको इम्प्लीमेंट करें, उसके बाद आप जो है वो हमें बताएं कि आपका कैसा सफर रहा। और हमने फिर उनको सर्टिफिकेशंस करवाई थी टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन से। मैं एजुकेशन साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ थी, तो उनको फिर सर्टिफाई किया हमने, और उनको हमने परमिशन दी कि अगर आप, और सब कुछ सारा मटेरियल प्रोवाइड किया इंक्लूडिंग मैनुअल्स हो गए, जो प्रेजेंटेशन हो गई, हर चीज़। तो फिर हमने उनको ये भी कहा कि अगर आप आगे फ्यूचर में इनको अप्लाई करना चाहते हैं अपने इंस्टीट्यूट्स में या किसी और इंस्टीट्यूट्स में, तो हम आपको बेसिकली ट्रेनर कर बना रहे हैं। तो वो जो टीचर्स थे वो ट्रेंड हुए पहले, और फिर उन्होंने जाके अपने स्कूल्स में जाके बाकी टीचर्स को जाके ट्रेंड किया।
तो हमने इस तरह स्टार्ट किया है। अब तक हमने, जैसे मैंने कहा, 23 स्कूल्स में मैं करवा चुकी हूँ। 23 स्कूल्स में से मैंने जो पहले फेज में हमने किए थे वो 4 स्कूल्स थे। फिर हमने नेक्स्ट फेज में और ज्यादा स्कूल बढ़ाए। तो जो 4 फेज के जो स्कूल्स थे उनकी हमने पूरी एनालिसिस वगैरह की, उसकी अब मेरी पब्लिकेशंस भी आ गई हैं। और हमने जो है वो देखा कि कुछ चीजें इंप्रूव हुई, जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल बुलिंग जो थी वो काफी कम हुई। ग्रेड 5 के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्लियरली कहा कि हमारी विक्टिमाइजेशन बहुत कम हो गई है। जो पीयर सपोर्ट मॉडल था वो हमने इंट्रोड्यूस किया था कि जो स्टूडेंट्स थे वो पहले इंटरवीन नहीं करते थे। अगर कोई बुली हो रहा होता था बच्चा, तो वो इग्नोर करके निकल जाते थे। लेकिन अब ये रिपोर्ट्स आने लगी कि नहीं, अब बच्चे जब देखते हैं कि कोई किसी को तंग कर रहा है तो वो आते हैं बीच में और कहते हैं कैसे मत करो, उसको बचाते हैं। तो इस तरह की कुछ कुछ चीजें इंप्रूव हुई। 100% तो मैं नहीं कहूंगी कि आई गॉट द 100% सक्सेसफुल रिजल्ट्स, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट, और आप कह सकते हैं ये पायलट फेज पे था। लेकिन ये कि हमने कुछ चीजें इंप्रूव होते हुए देखी हैं, और अब हम इसको फर्दर रिफाइन कर रहे हैं कि हम अगले फेज में इसको और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करवा सकें। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और इसमें जो आपका रिसर्च फोकस है, फॉर एग्जांपल एंटी सोशल बिहेवियर्स डिफरेंट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज और फ्रॉम एथनिक मिनॉरिटी बैकग्राउंड्स, यस। ये आपका ये कैसे, मतलब आपने हाउ डू दिस एंड समथिंग अच्छा लाइक। जी, ये मैं बताती हूँ। ये इनफैक्ट ये मैं टिप देना चाहूंगी जो रिसर्चर्स है जो आना चाह रहे हैं। देखिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप बना चुके हैं अपना माइंड कि आपको रिसर्च की फील्ड में रहना है, तो ट्राई करें कि आप सिर्फ एक चीज पे फोकस ना करें, आप साइड बाय साइड छोटे छोटे और प्रोजेक्ट्स भी करें। मेरा जो मेन पीएचडी का काम था वो एंटी बुलिंग इंटरवेंशंस पे था, और मैं न्यूरोटिपिकल स्टूडेंट्स, या जिनको आप कहते हैं नॉर्मल जो बच्चे होते हैं, जो नॉर्मल से बच्चे होते हैं, उनके साथ काम कर रही थी। लेकिन साथ साथ मैं कुछ वॉलंटियर प्रोजेक्ट्स कर रही थी पाकिस्तान में अपने कुछ फेलोज के साथ, जो कि स्पेशल बच्चों पे काम कर रहे थे। और वहां से जो है वो मेरी बिल्ड होना शुरू हुई, मुझे अंडरस्टैंडिंग आनी हुई कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, या स्पेशल बच्चों के इश्यूज किस तरह के होते हैं। लेकिन तब तक मेरा बुलिंग पे काम बिल्कुल भी नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं सिर्फ उनकी जो है पेडागोजी को ज्यादा देख रही थी कि वो किस तरह उनको बेहतर तरीके से आप ट्रेन कर सकते हैं, किस तरह उनको बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है या इंडिपेंडेंट किया जा सकता है, उस पर मैं ज्यादा काम कर रही थी। लेकिन वो मेरा वॉलंटियर प्रोजेक्ट था, और वो इट वॉज नॉट माई मेजर प्रोजेक्ट। लेकिन जब मेरा पीएचडी एंड होने वाला था, तो उन्हीं ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स के साथ जिनके साथ मैं काम कर रही थी, हमने फिर एक मीटिंग की और सोचा कि हम क्यों ना जो है वो एंटी बुलिंग इंटरवेंशंस ऑफ स्पेशल एजुकेशन नीड चिल्ड्रन पे भी काम करें। और हमने फिर एक बुक उस पे एक प्रपोज की, और हमने सारी दुनिया से जो है वो रिसर्चर्स को बुलाया कि वो कंट्रीब्यूट करें कि अगर बच्चा स्पेशल है और उसको आप इंक्लूसिव एजुकेशन में डाल देते हो, या एक ऐसे स्कूल में डाल जाते हो, मेन स्ट्रीम में डाल देते हो जहाँ वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ता है, तो वो बहुत ज्यादा बुली होता है, क्योंकि नॉर्मल बच्चे इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। तो हमने वो प्रोजेक्ट किया, और वहां से जो है अगर आप देखें तो मुझे पोस्ट डॉक की जो पोजीशन ऑफर हुई वो बेसिकली उस प्रोजेक्ट की वजह से ऑफर हुई। और जब मैं यहाँ पर आई तो जो मेरे प्रोफेसर थे, ही इज ए स्पेशल एजुकेटर, और उनको ये बात पता थी कि मैंने इस फील्ड में काम किया, लेकिन मेरी कमांड ज्यादा जो है वो बुलिंग इंटरवेंशन पे है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम मर्ज करो इन दोनों चीजों को। अब जो मैं काम कर रही हूँ वो इतनी माइनॉरिटी पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जर्मनी में आपको पता है कि आफ्टर वॉर, सीरिया की वॉर हो गई, पैलेस्टाइन हो गया, फिर यूक्रेन की जो वॉर हुई, उसके बाद बहुत स्टूडेंट्स आए और बहुत लोग अकोमोडेट हुए। और अभी जितना मुझे अंदाजा है, अप्रोक्सीमेटली 20% जो लोग हैं जर्मनी में, वो इमिग्रेंट्स हैं या इतनिक माइनॉरिटी से हैं। और मेरे अपने बच्चे इतनिक माइनॉरिटी, क्योंकि मैं खुद पाकिस्तान से हूँ, और मैं देख रही होती हूँ कि वो बच्चों को कहीं ना कहीं थोड़े से चैलेंजेस ज्यादा होते हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे जर्मन जबान ज्यादा बोली जाती है और उनको टाइम लगता है। और इन द मीन टाइम वो बच्चे बुली भी हो रहे होते हैं। और अगर वो स्पेशल उससे आ रहे हैं, अगर वो बेचारे स्पेशल भी हैं और इतनी माइनॉरिटी से भी हैं, तो और ज्यादा सिचुएशन उनके लिए बहुत बुरी है। इस बारे में मेरी एक दो पेरेंट्स से बात हुई जिनके बच्चे स्पेशल भी थे, एक इंडिया से पेरेंट थी और एक पाकिस्तान से पेरेंट थी। और वो ये बात हमें मुझे कहती थी कि हम बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है कि हमारे बच्चों को जिस तरह जो है वो इंक्लूड किया, हम इनकी सर्विसेज से भी सेटिस्फाई नहीं है। हमें लगता है कि इनके अपने जर्मन बच्चे होते तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको ट्रीट कर होते, लेकिन हमें लगता है कि हमें कहीं ना कहीं जो है वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ रही है। फिर वहां से मुझे फिर आइडिया आया कि मेरा ख्याल है कि हम जो है वो इतनी माइनॉरिटी पे भी बात करें और स्पेशल बच्चों पे भी बात करें। तो अब जो मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं अपनी नई जॉब के साथ कर रही हूँ, वो एंटी बुलिंग इंटरवेंशंस पर ही हैं, जो एथनिक माइनॉरिटी के बच्चों को टारगेट कर रहे हैं और स्पेशल बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। वेरी नाइस, वैसे। और इंटरनेशनल वर्क के हवाले से, हाउ हैज़ योर रिसर्च कोलैबोरेशन अक्रॉस बर्लिन, फिर उसके बाद आपका जापान में है ये इनरिच योर वर्क, इस हवाले से क्या कहती जापान में तो मेरा नहीं है, लेकिन ये कि जो सांजाना एंटी बुलिंग इंटरवेंशन हमने हैं? ये बनाई थी वो बेसिक। वूपर ताल मेरे ख्याल जापान में वुपरटॉल है। इज इन जर्मनी, जर्मनी इट्स में इन नॉर्थ, ये डुसलडॉर्फ के पास एक छोटा सा शहर है।
जी आप तो जी जर्मनी आते रहते हैं, मुझे पता लगा आप लास्ट जी वीक भी शायद जर्मनी में ही थे। जी तो जी। वुपरटॉल एक छोटा सा शहर है, उसकी एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वुपरटॉल। उनका इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन रिसर्च है, वहाँ पे मैं एज अ पोस्ट डॉक फेलो काम कर रही हूँ। और डेफिनेटली एज अ पोस्ट डॉक फेलो रिसर्च के साथ साथ हम पढ़ा भी रहे होते हैं। और मेरा जो मेन काम है वो स्पेशल एजुकेटर्स जो हैं उनको ट्रेन करना है, और साथ साथ मैं ये रिसर्च रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर रही होती हूँ। तो जो सोहनजाना का अगर आप देखे जाए तो ये पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर की हमने। अब जो है इसका पोर्चुगीज वर्जन जो है वो ब्राजील में भी जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है। लेकिन डेफिनेटली उसको उन्होंने थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअलाइज किया है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मैंने कुरान और अहादीस को बहुत रेफर किया था, उन्होंने डेफिनेटली वो चीज़ें नहीं की होंगी और उसको रिप्लेस किया होगा अपने रिलीजियस बिलीफ्स के मुताबिक। तो ये है कि अभी जो सेकेंड फेज पे जो है वो इस साल उसको अप्लाई किया गया है। और अब हम वेट कर रहे हैं इवैल्यूएशन रिजल्ट्स का कि वो कितनी सक्सेसफुल रही ब्राजीलियन कॉन्टेक्स्ट में, और उसका एक कन्वर्टेड वर्जन भी बन गया। आगे जो है वो मैं कुछ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हूँ, टर्की के रिसर्चर्स के साथ, इंडिया के रिसर्चर्स के साथ, पाकिस्तान और ब्राजील के साथ। और हमारा अभी एक जो अपकमिंग रिसर्च प्रोजेक्ट है वो यही है कि हम जो है वो अब काम करें इन पॉलिसीज के ऊपर, कि जो डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उसमें जो है एंटी बुलिंग पॉलिसीज स्पेशली जो बनाई गई हैं स्पेशल एजुकेशन नीड्स के बच्चों को बचाने के लिए, वो बनी है नहीं बनी है, अगर बनी है तो किस हद तक इम्प्लीमेंट हुई है। तो एक वो जो है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है जो मैं अभी कर रही हूँ, और वो कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी तक वो हमने प्रेजेंट नहीं किया है, उस वो रिवीजन्स में है इस फेज पे। तो इसी तरह की कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स अभी हमने स्टार्ट किए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता करके और करेंगे। अभी तो मैं पोस्ट डॉक स्टार्ट किया है, मुझे 4 या 5 महीने हुए हैं। लेकिन अब मैं जो है वो और रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो है वो डिजाइन कर रही हूँ, और मैं देख रही हूँ कि मैं और कंट्रीज से भी कोलैबोरेट करूँ। वेरी गुड, इट्स इंस्पायरिंग। और इसमें ग्लोबल रेलिवेंस के हवाले से आप, हाउ कैन अदर कंट्रीज अडॉप्ट योर मॉडल टू देयर ओन एजुकेशन सिस्टम, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज एज वेल? देखिए, मैं अगर ये बात कहूँ तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि जो मेरी इंटरवेंशन है वो बिल्कुल बिल्कुल ही ऐसी है कि बिल्कुल इनोवेटिव है। नो, देयर वर मेनी आइडियाज दैट आई हैव टेकन फ्रॉम द इंटरनेशनल लिटरेचर एज वेल। लेकिन ये था कि उनको मुझे अडेप्ट करना पड़ा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ा, और अपने कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक उसको ढालना पड़ा। ये है कि एंटी बुलिंग इंटरवेंशन पे ऑलरेडी अच्छा खासा काम हो रहा है, स्पेशली उन कंट्रीज में जो एडवांस्ड हैं, लाइक यूएस में बहुत काम है, यूरोप में बहुत काम है। लेकिन अभी तक जो हमारे अंडर डेवलप कंट्रीज आ रहे हैं, जैसे हमारा साउथ एशिया का रीजन हो गया, या ये फार ईस्ट हो गया, या आप अफ्रीकन कंट्रीज को कह सकते हैं, वहां पे अभी भी जो है वो जरूरत है इस तरह के इंटरवेंशंस को बनाने की भी और अप्लाई करने की भी। ये है कि जो मेरा मॉडल है वो अडेप्टेड है बहुत सारे डिफरेंट मॉडल से। तो डेफिनेटली इट्स एप्लीकेबल। द ओनली थिंग इज दैट कि उसको थोड़ा सा जो है वो अपने कंट्री के हिसाब से उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि एज आई सेड कि मेरी मॉडल में जो है, या मेरा जो इंटरवेंशन था उसमें चीजें उर्दू लैंग्वेज में भी थी, और रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट को भी मैं डिस्कस करी थी, और जो मैं एग्जांपल्स कोट करी थी वो अपने सोसाइटिकल, हमारे जो सोसाइटल मोरल्स और नॉर्म्स है उसको डिस्कस करी थी। तो उसको मॉडिफाई अगर किया जाए तो वो एप्लीकेबल है, और वो कहीं भी अप्लाई किया जा सकता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और उसके अंदर अगर मेंटल हेल्थ की बात करें, व्हाट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स ऑफ बुलिंग डू यू ऑफन इनकाउंटर इन स्कूल्स? मतलब कौन से इम्पैक्ट से, आपने कुछ तो एग्जांपल दे दी हैं, कुछ और अगर इसमें मजीद हाईलाइट करना चाहें? देखिए, सबसे पहले जो अगर आप देखे जाए ना तो इसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ। अगर एक बच्चा कंसिस्टेंटली बुली हो रहा है तो वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज करेगा, फिर उसके एकेडमिक्स खराब होना शुरू हो जाएंगे, साइकोमोटिक इश्यूज शुरू हो जाते हैं, वो सो नहीं पाते, या उनका वक्त जो होता है वो खाने पीने के उनके पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं, आइसोलेशन में जाना शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशन एंजाइटी, ये सारी चीजें उनके साथ हो रही होती हैं। ये तो बिल्कुल प्रूवन चीज है, और इट्स नॉट ओनली एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल लिटरेचर, ये पाकिस्तान में भी बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं अब तक, जिन्होंने ये चीज प्रूव की है कि अगर बुली एक बच्चा कंसिस्टेंटली बुली हो रहा है तो वो बहुत सारे दूसरे मेंटल हेल्थ इश्यूज को भी फेस कर रहा है। बहुत जरूरी है कि इसको बहुत इनिशियल स्टेजेस पे आइडेंटिफाई भी किया जाए और रेक्टिफाई भी किया जाए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर वो इफ इट इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द ह्यूमन देयर पर्सनैलिटी, अगर उन्होंने इस बात को जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया कि वी आर विक्टिम एंड वी ऑलवेज बी विक्टिम, वो सारी जिंदगी विक्टिमाइज होते रहेंगे, वो कभी अपने लिए नहीं खड़े हो पाएंगे। इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग जो है वो इन्वॉल्व हैं इन एंटी बुलिंग इंटरवेंशन को अप्लाई करने में, जैसे टीचर्स हो गए, या स्कूल काउंसलर्स हो गए, या स्कूल की दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, वो कोशिश करें कि इसको बहुत इनिशियल स्टेजेस में आइडेंटिफाई भी करें, रेक्टिफाई भी करें, और उनको काउंसिल भी करें। और इट्स नॉट ओनली द काउंसलिंग ऑफ द चाइल्ड हु इज बीइंग विक्टिमाइज। इनफैक्ट बहुत जगहों पे ये भी देखा गया है कि
जो वो स्टूडेंट्स जो ना बुली हो रहे होते हैं ना ही वो जो है वो बुली कर रहे होते हैं, वी नॉर्मली कॉल देम बाय स्टैंडर्ड्स और पीयर्स, वो बच्चे भी कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि वो उस डर में रहना शुरू हो जाते हैं कि अगला बारी हमारी हो सकती है। तो बहुत बेहतर है कि आप एक जनरल अवेयरनेस सेशन देते रहें टाइम टू टाइम सब बच्चों को। और जिन बच्चों को ज्यादा जरूरत है या जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं कि ये बुली है या ये विक्टिम है, तो उनकी पर्सनल काउंसलिंग सेशंस बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कूल्स को उस पर स्टेप लेना चाहिए और उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब आखिरी क्वेश्चन, 1 मिनट में अगर आप कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एडवाइस, डू यू हैव एनी अर्ली करियर रिसर्चर्स हैं जो कि वर्क कर रहे हैं सोशल या एजुकेशनल साइंसेज में, और एजुकेटर्स को अगर मैसेज देना चाहें उनके लिए एडवाइस, और उनको मैसेज के टीचर्स कैसे एम्पावर्ड हो सकते हैं कि वो डिटेक्ट कर सकें और रिस्पॉन्ड कर सकें बुलिंग को प्रोएक्टिवली? देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ हम जब हम लोग ट्रेनिंग्स करवा रहे होते हैं तो हम उनको जो है वो साइंस भी बता रहे होते हैं कि अगर आपने ये साइंस देखना शुरू किया अपने स्टूडेंट्स में, तो आप समझ लें कि हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग इट नेसेसरली दिस इज द रीजन, कोई और रीजन भी हो सकती है, लेकिन वन ऑफ द रीजन कैन बी कि दिस चाइल्ड हैज बीन आइसोलेटेड और नॉट बीइंग एक्सेप्टेड इन द स्कूल। तो उसका तरीका ये होता है कि अगर आपने बच्चों को देखना शुरू किया कि वो अपनी ग्रुपिंग जो कर रहे हैं उसमें किसी को सेग्रीगेट कर दिया उन्होंने, जैसे आप कोई ग्रुप असाइनमेंट दे रहे हैं और 5 बच्चों ने कहा बस हम अपना ग्रुप बनाएंगे, 5 बच्चों ने कहा हम अपना ग्रुप बनाएंगे, और 2 बच्चे बीच में खड़े हैं वो देख ही रहे हैं कि हमें कौन लेगा। तो वहां से तो शुरू हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि ये बच्चा जो है उसको नहीं वेलकम किया जा रहा बाकी ग्रुप्स में। दूसरी ये कि अगर बच्चे की जो है वो आप पैटर्न चेंज कर देख रहे हैं कि पहले वो बच्चा बहुत एक्टिव था, क्लास में बात करता था, हैंड्स रेस करता था, लेकिन अब वो जो है वो पीछे बैठना शुरू हो गया है, वो ज्यादा बात नहीं करता है, वो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है। बच्चे उसके जब वो आंसर करता है तो बच्चे विस्पर करना शुरू कर देते हैं या उनके फेस एक्सप्रेशंस जो है वो दिखा रहे होते हैं कि वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो यहाँ से आपको साइंस बनना शुरू होता है। अगर बच्चे ने क्लास में सोना शुरू कर दिया, कभी कभी हम ऐसा भी देखते हैं कि बच्चे जो है वो रात क्लास में सोना शुरू कर देते हैं, या जो है उनकी जो है वो फिजिकल हेल्थ आपको नजर आ रही है कि वो कम होती हुई नजर आ रही है कि वो पहले हेल्दी थे अब वीक हो रहे हैं, या आप उनको देख रहे हैं कि वो लंच रूम में या प्ले ग्राउंड में किसी के साथ नहीं बैठते, वो अकेले बैठे होते हैं। तो ये सारे साइंस होते हैं जहाँ से आपको आइडेंटिफाई करना है और आपको उनको बुलाना है, उनसे बात करनी है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि काउंसलिंग सेशंस हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि इट शुड नॉट बी अ ग्रुप काउंसलिंग सेशन, इट शुड बी एन इंडिविजुअल काउंसलिंग सेशन। और जब भी अगर आपने किसी बच्चे को आइडेंटिफाई कर लिया है तो कोशिश करें कि किसी और को पता ना चले कि आप उसको बुलाने वाले हैं या उससे डिटेल्स लेने वाले हैं, अदरवाइज वो बच्चा जो है वो कभी भी खुल के सामने नहीं आएगा अगर उसका आप पे ट्रस्ट नहीं बिल्ड होता। तो पहले आप उस पर ट्रस्ट उसका मेंटेन करें और फिर उससे बात करना शुरू करें। फिर उसको सिखाएं कि बेटा अपने लिए स्टैंड लेना है, आपने आपने बर्दाश्त नहीं करनी है खामखा किसी की भी। और इस तरह फिर आप उनको ट्रेन करते हैं। दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग सेशंस। लेकिन एज आपने कहा आपने मुझे टाइम बहुत कम दिया है तो मैं इससे ज्यादा जवाब दे नहीं Thank you very सकती। much. Thank you, Sony. That really inspiring to create safer, inclusive education environment. Thank you very much. And let's have for the audience, let's shape the real change. Thank you. Thank you. थैंक यू।